फिर मार्केट वैल्यू इज़ इक्वल टू आर ओवर आई, बोले तो डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अगर कांस्टेंट डिविडेंड है तो। अगर कंपनी कांस्टेंट डिविडेंड मींस सेम डिविडेंड, या कंपनी जो कमाती है एज ए डिविडेंड पे कर देती है उसके अकॉर्डिंगली है तो। और कमाई हम पूरे सिलेबस में एज्यूम करके चलेंगे कि फ़िक्स है, 20% है 20% है, 10% है 10% है। और अगर कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड है तो मार्केट वैल्यू जो है वो इक्वल होगी किस चीज़ के, D इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, नहीं KE माइनस जी। ठीक हो गया। अगर कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड है तो, कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड है तो मतलब डिविडेंड एवरी ईयर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक हो गया। और अगर मार्केट वैल्यू इज इक्वल डिविडेंड ओवर KE है तो KE किसके इक्वल होगा, डिविडेंड ओवर मार्केट वैल्यू। और कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड की सूरत में KE इक्वल होगा किस चीज़ के, D इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू और प्लस जी कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं हमारे पास, हिस्टोरिकल ग्रोथ मेथड, हिस्टोरिकल ग्रोथ मॉडल के अकॉर्डिंगली जी कैलकुलेट हो सकता है। कैसे, ओल्ड डिविडेंड इंटू 1 प्लस जी रेज टू पावर नंबर ऑफ ग्रोथ इज इक्वल टू लेटेस्ट डिविडेंड। या फिर हमारे पास क्या है, गॉर्डन मेथड है। गॉर्डन मॉडल के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो G इज इक्वल टू बी इंटू आर। बी रिटेंशन रेशो, प्रॉफिट रिटेंशन रेशो कैसे निकाला जाएगा, रिटेन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट, रिटेन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट। आर रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकाला जाएगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ओपनिंग इक्विटी या ओपनिंग कैपिटल। इन सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं जी जो है गॉर्डन के अकॉर्डिंगली इक्वल होगी रिटेन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ओपनिंग कैपिटल। क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। हमें KE एट मार्केट वैल्यू निकालना है तो ऐसे ही ऐसे निकाला जा सकता है। क्या ख्याल है, जिसे हम मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी यूज़ कर रहे हैं तो उससे जो KE निकल रहा है वो क्या है, एट मार्केट वैल्यू है। हमें इक्विटी एट मार्केट वैल्यू निकालनी है तो ऐसे भी निकाली जा सकती है, ऐसे भी निकाली जा सकती है, ऐसे भी निकाली जा सकती है, ऐसे भी निकाली जा सकती है। डिपेंड करता है डेटा पे कि हमारे पास डेटा क्या है। क्यों हमें मार्केट वैल्यू पे चाहिए, अप टू डेट डिसीजन मेकिंग के लिए, अपने एग्जिस्टिंग मीन जो अब शेयर होल्डर एग्जिस्ट करते हैं उनको हैप्पी करने के लिए। अगर हम मार्केट वैल्यू पे इक्विटी या KE यूज़ नहीं करेंगे तो वैक हमारा क्या होगा, आउटडेटेड, अप टू डेट नहीं होगा। और आउटडेटेड होगा तो उसकी बेस पर हमारी डिसीजन मेकिंग भी क्या होगी, आउटडेटेड। और उसकी बेस पर फिर हम अपने करंट शेयर होल्डर को खुश नहीं रख पाएंगे, पुरानों को तो शायद खुश रख लेंगे। इन हम कहते रहेंगे जब से हम पैदा हुए 20% रिटर्न दे रहे हैं, 20% रिटर्न दे रहे हैं, तो करंट शेयर होल्डर को शायद उतना नहीं मिल रहा होगा। क्यों, आपका वैक और आपकी डिसीजन मेकिंग अप टू डेट ही नहीं थी, इसलिए आपकी बातें भी अप टू डेट नहीं हो रही। क्या ख्याल है, तो इसलिए हमें जब भी वैक कैलकुलेट करना है तो एट मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो एट मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें इक्विटी भी एट मार्केट वैल्यू चाहिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी एट मार्केट वैल्यू चाहिए, डेट भी हमें एट मार्केट वैल्यू चाहिए। कैसे, आज बात करेंगे उसकी। डेट की बात करते हैं। डेट क्या होता है, कर्जा, कर्जा बोले तो उधार। क्या ख्याल है, उधार कैसे लिया जाता है, बैंक से लोन लेके उधार लिया जाता है। उधार कैसे लिया जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट के थ्रू भी उधार लिया जाता है। उधार कैसे लिया जाता है, ट्रेड क्रेडिट मीन क्रेडिटर से उधार पे माल लेके भी उधार लिया जाता है। उधार लेने के लिए कंपनी क्या करती है, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स भी इशू करती है। मीन कर्जा बैंक से लोन, बैंक लोन के थ्रू लिया जाता है। या उधार लेने के लिए जनरल पब्लिक से अगर आपने उधार लेना है तो कंपनी क्या करती है, इशू करती है डिबेंचर्स या बॉन्ड। डिबेंचर या बॉन्ड क्या है, कागज़ का टुकड़ा
जिसके ऊपर एक अमाउंट मेंशन है, एक टाइम पीरियड मेंशन है, एक इंटरेस्ट रेट मेंशन है। सपोज उसकी वैल्यू है 10,000, तो आपने एक बंदे को दिया कि यार ये कागज़ का टुकड़ा है, इसकी वैल्यू 10,000 है, तुम उसे ले ले, 3 साल बाद ये कागज़ का टुकड़ा मुझे दे के अपने 10,000 वापस ले लेना। वो कहेगा मेरा दिमाग खराब, मैंने 10,000 ही लेने हैं, तो भाई तुझे इसके ऊपर ये 10% इंटरेस्ट लिखा हुआ है, ये भी मिलेगा। क्या ख्याल है? इससे क्या हुआ, आपने बैंक से नहीं, जनरल पब्लिक से लोन लिया। डिवेंचर या बॉन्ड के थ्रू कंपनी क्या करती है, जनरल पब्लिक से लोन लेती है। ठीक हो गया। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कंपनी ने सपोज जो है वो इशू किया बॉन्ड। कंपनी ने क्या इशू किया है, बॉन्ड इशू किया है। किसको इशू किया, किसी इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर में जनरल पब्लिक में कोई बंदा है जिसके पास पैसा है कहीं पे इन्वेस्ट करने का, तो उसे आपने बॉन्ड इशू किया। उसको आप डेट होल्डर का नाम भी दे सकते हो या बॉन्ड होल्डर का नाम भी दोगे। तो कंपनी ने क्या किया, इशू किया बॉन्ड। किसको, बॉन्ड होल्डर को। बॉन्ड होल्डर कौन है, डेट होल्डर। डेट होल्डर कौन है, कोई इन्वेस्टर है, जिसकी हमने कहा जी कि बॉन्ड की क्या है, एक फेस वैल्यू है। वो हमने कहा जी सपोज 1 लाख है। कितनी फेस वैल्यू है, 1 लाख। इसका कोई टेन्योर भी है, हमने कहा जी सपोज 5 ईयर्स टेन्योर है, मीन 5 साल बाद हम पैसे वापस करेंगे। इसको मैं अगर अच्छी अंग्रेज़ी में कहूँ तो मैं कहूँगा 5 साल बाद ये बॉन्ड रिडीम होगा। रिडीम का मतलब क्या, वापसी होगी। रिडीम का मतलब क्या है, वापसी होगी। ठीक हो गया। इसका कोई कूपन रेट भी होगा। क्या होगा, कूपन नहीं, कूपन रेट। वो है सपोज 10%। ये क्या है, इंटरेस्ट रेट। बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है उसके लिए टर्म क्या यूज़ की जाती है, कूपन रेट। ठीक हो गया। तो आपने 1 लाख फेस वैल्यू का बॉन्ड इशू किया, 5 साल उसकी क्या है, टेन्योर है, और कूपन रेट में इंटरेस्ट रेट कितना है, 10% में। इन्वेस्टर को एवरी ईयर कितना मिलेगा इस 1 लाख पे, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000। क्या करा। अब हमने देखना है मार्केट रेट क्या चल रहा है। मार्केट रेट जो है वो सपोज चल रहा है 8%। ठीक है। बैंकों का जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 8%। तो आपका रेट अगर मार्केट रेट के इक्वल या उससे ज़्यादा होगा तो कोई इन्वेस्टर आपका बॉन्ड लेगा ना। अगर बैंक 10% दे रहे हैं, आप 9% पे बॉन्ड इशू कर रहे हो, तो क्या आपका बॉन्ड कोई मुँह लगाएगा, नहीं होगा भाई। बैंक में हम क्यों ना रखें, वहाँ से 10% मिल रहा है। तो आपका बॉन्ड इशू ही तब होगा जब कूपन रेट मार्केट रेट के इक्वल या इससे ज़्यादा होगा। तो इसके इक्वल है तो फिर भी इशू हो जाएगा। क्या कह रहा है, इसके इक्वल है फिर भी इशू हो जाएगा। हाँ, अगर इससे ज़्यादा है, आपका रेट 10% है, मीन 2% का डिफरेंस है, तो हो सकता है ये 1 लाख फेस वैल्यू वाला बॉन्ड आप 1,05,000 में भी इशू कर सकते हो। कंपनी बैंक से ले सकती है। कंपनी बैंक के पास गई, बैंक रेट ज़्यादा मांग रहा था, बैंक कह रहा था भाई 15% चार्ज करूँगा। ठीक हो गया। लोन लेने का और रेट होता है, कंपनी डिपॉजिट करने का रेट और होता है। ठीक है। बैंक में डिपॉजिट करने पे इन्वेस्टर को 8% मिलता है, लोन लेने को बंदा जाता है तो उसे बैंक सपोज 12% चार्ज करता है। क्यों, जब आप लोन लोगे तो उसका रेट ज़्यादा है, डिपॉजिट करोगे तो रेट कम होता है। ठीक हो। इसलिए हम बैंक के पास नहीं गए, हम बॉन्ड इशू कर रहे हैं 10% पे। बैंक से लोन लेने के लिए बैंक की कुछ कंडीशन भी होती हो सकता है वो हम मीट नहीं कर रहे, इसलिए भी हम बैंक लोन नहीं ले रहे, क्या कर रहे हैं, बॉन्ड इशू कर रहे हैं। सो बॉन्ड इशू किया हमने 1 लाख फेस वैल्यू वाला, 5 साल टेन्योर है, कूपन रेट 10% क्या है, इंटरेस्ट रेट। मार्केट के अंदर रेट क्या चल रहा है, 8%। और आपका कूपन रेट मार्केट रेट से इक्वल या ज़्यादा होगा तो बॉन्ड इशू होगा, वरना आपके बॉन्ड को कोई मुंह नहीं लगाएगा। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा है रेट में, 2% का डिफरेंस है, तो आप ये 1 लाख वाला बॉन्ड 1,05,000, 1,10,000 में भी इशू करोगे तो पब्लिक फिर भी विलिंग होगी। पब्लिक फिर भी विलिंग होगी। क्यों, 10% आपको रिटर्न मिल रहा है, मार्केट से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। अब हमने सपोज निकालनी है इस बॉन्ड की मार्केट वैल्यू। क्या करना है, हमने इस बॉन्ड की निकालनी है मार्केट वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, तो मार्केट वैल्यू निकालने के लिए देखिएगा हम क्या करेंगे जी, ईयर्स हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5।
5 साल लाइफ है, क्या ख्याल है? 5 साल लाइफ है बॉन्ड की। मार्केट वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। कैश फ्लो ईयर 0 भी होगा कोई, क्या कह रहा है? ईयर 0 में एक इन्वेस्टर क्या करेगा जी, 1 लाख रुपया जो है वो देगा। ईयर 1 में उसे मिलेगा कितना? 10,000। ईयर 2 में मिलेगा कितना? 10,000। ईयर 3 में मिलेगा कितना? 10,000। ईयर 4 में मिलेगा कितना? 10,000। ईयर 5 में मिलेगा कितना? 10,000। ठीक हो गया? ईयर 0 में हाँ, इधर साथ 1 लाख और भी जैसे 1,10,000 मिलेगा आपको, क्योंकि वो लाख भी आपको वापस मिलना है। ठीक हो गया? अब हम क्या करेंगे जी, रेट अप्लाई करेंगे। पीवी एट द रेट ऑफ, वो रेट क्या अप्लाई करेंगे? ये जो मार्केट रेट है कितना है? 8%। तो इसकी एट 8% पीवी निकालेंगे। ये 1 लाख पूरा ही रहेगा। इसका क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 1.08 रेज़ टू पावर 1, डिवाइड बाय 1.08 रेज़ टू पावर 2, डिवाइड बाय 1.08 रेज़ टू पावर 3, डिवाइड बाय 1.08 रेज़ टू पावर 4, डिवाइड बाय 1.08 रेज़ टू पावर 5। टीवीज मुझे दे देंगे? 1 लाख 9259, नेक्स्ट 8573, नेक्स्ट 7938, नेक्स्ट 7350, नेक्स्ट 1,10,000 इंटू 1.08 रेज़ टू पावर 5, 74864। तो मुझे ज़रा बताइएगा क्या वैल्यू बनी? 107984। ये क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। ये क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। क्या कह रहा है? 1,07,984। ज़्यादा क्यों आई सर? 1 लाख वाला बॉन्ड था, फेस वैल्यू 1 लाख थी, मार्केट वैल्यू 1,07,900, क्योंकि मार्केट रेट और कंपाउंड रेट में डिफरेंस जो है वो क्या है? ज़्यादा है। अगर मार्केट रेट भी 10% हो तो फिर ये 1 लाख से ऊपर नहीं इशू हो सकता, फिर इसकी मार्केट वैल्यू भी क्या होगी? 1 लाख ही निकलेगी। क्यों? इसको 10% में डिस्काउंटिंग करके देखो, एंड पे 1 लाख ही आएगा। क्या ख्याल है? 10% में डिस्काउंटिंग करोगे तो एंड पे क्या आएगा? 1 लाख ही आएगा। हाँ, अगर मार्केट रेट ज़्यादा हो, कंपाउंड रेट कम हो, तो बॉन्ड 1 लाख वाला 1 लाख पे इशू नहीं होगा, उससे कम पे इशू होगा। 95,000 पे शायद कोई विलिंग होगा बाय करने के लिए। क्यों? उसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख से कम निकलेगी। कब? जब रेट ये वाला ज़्यादा होगा देन योर कंपाउंड रेट 10%। ये बात समझ आती? एक बॉन्ड आपका इशू तब होगा जब एटलीस्ट मार्केट रेट पे आप इशू करोगे। हाँ, अगर मार्केट रेट से कंपाउंड रेट ज़्यादा है तो आप 1 लाख वाला 1,05,000 नहीं 1,07,900 में भी इशू कर सकते हो, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू इतनी है। एक इन्वेस्टर इस अमाउंट तक भी लेने के लिए विलिंग हो जाएगा। क्यों? इसका रेट मार्केट रेट से क्या है? ज़्यादा है। लेकिन अगर कंपाउंड रेट मार्केट रेट से कम होगा, कंपाउंड रेट मार्केट रेट से कम होगा, मीन ये सपोज 10% है, ये 12% है, तो उसमें मार्केट वैल्यू 1 लाख से कम निकलेगी। फिर 1 लाख में कोई नहीं लेगा, बल्कि कोई लेगा ही नहीं। अगर आपने वाकई ही इशू करना है तो फिर आपको फेस वैल्यू से लोअर पे इशू करना पड़ेगा। क्या ख्याल है? इसी की डिस्काउंटिंग अगर आप करके देखो 12% पे, पीवी एट द रेट ऑफ 12%। पहले में 1 लाख नेगेटिव ऐसे ही आ गया। आगे देखिएगा 10,000 इंटू डिवाइडेड बाई 1.12 रेज़ टू पावर 1, 8928, 7971, 7118,
6355 567 62416। आप ज़रा मार्केट वैल्यू बताइएगा। 90 समथिंग 80 समथिंग कितनी है? लाख से कम है। 92788। क्या ख्याल है? मीन अगर मार्केट रेट कंपाउंड रेट से ज़्यादा है तो उस सूरत में मार्केट वैल्यू जो है वो फेस वैल्यू से कम होगी। मीन ये 1 लाख वाला बॉन्ड 1 लाख में कोई नहीं लेगा। क्यों? पागल का बच्चा है आपसे लेगा, मार्केट में जाके इन्वेस्ट करेगा। क्यों? वहाँ से रेट ज़्यादा मिल रहा है। मार्केट में रेट कितना है? 12%। आपका कंपाउंड रेट कितना है? 10%। तो 1 लाख वाला बॉन्ड को 1 लाख में नहीं आपसे लेगा, हाँ इतने में लेगा। क्या कहला? अगर इशू करना है तो 1 लाख में नहीं इशू होगा, इतने में इशू होगा। इससे ऊपर नहीं, इससे कम फिर भी इशू होगा, इससे ऊपर नहीं इशू होगा क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू अब इतनी है। नहीं, अगर आपका कंपाउंड रेट ज़्यादा है देन मार्केट रेट, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि 1 लाख वाला बॉन्ड आप 1,07,900 में भी इशू कर सकते हो। क्यों? इन्वेस्टर अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ, और जिस चीज़ की तरफ इन्वेस्टर अट्रैक्ट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी। क्यों? फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल ज़्यादा है इस बॉन्ड का एज़ कम्पेयर टू मार्केट। यहाँ पे फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल कम है, इस वजह से मार्केट वैल्यू क्या होगी? 1 लाख की बजाय कम होगी। हाँ, अगर मार्केट रेट और कंपाउंड रेट सेम होंगे तो फिर डिस्काउंटिंग करके देखना ये 1 लाख ही बनेगा। दिस मीन बॉन्ड इशू करने के लिए आपका जो कंपाउंड रेट है वह एटलीस्ट इक्वल टू मार्केट रेट होना चाहिए, फिर तो जाके आप फेस वैल्यू पे इशू कर सकते हो। अगर आपको चाहिए बॉन्ड इशू करके 1 लाख, तो फिर इशू करते वक्त आपको 1 लाख की रिक्वायरमेंट है, 1 लाख चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? कंपाउंड रेट मार्केट रेट के एटलीस्ट इक्वल रखना पड़ेगा। अगर आपका कंपाउंड रेट मार्केट रेट से कम है तो फिर 1 लाख आपको जनरेट नहीं होगा बॉन्ड इशू करके, आपको जनरेट इतना होगा। बाद में रिडीम जब आप करोगे, रिडीम करते वक्त आप 1 लाख ही दोगे क्योंकि फेस वैल्यू 1 लाख है, तो रिडम्पशन 1 लाख भी होनी है, लेकिन इशू इस अमाउंट पे होगा। कब? जब आपका कंपाउंड रेट मार्केट रेट से कम है। अगर कंपाउंड रेट मार्केट रेट से ज़्यादा है तो आप फेस वैल्यू 1 लाख वाला उससे ऊपर वाली अमाउंट पे भी इशू कर सकते हो। इन्वेस्टर विलिंग टू बाय होगा, इन्वेस्टर बॉन्ड विलिंग टू बाय होगा। क्यों? उसे इसके अंदर रिटर्न ज़्यादा नज़र आ रहा है। यहाँ तक बातें समझ आती कुछ? एक क्वेश्चन नंबर 16 मिलेगा शायद। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं सॉरी 17। कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट। डेट की मार्केट वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। फेस वैल्यू ऑफ द डेट इशूड 100 फेस वैल्यू है, कंपाउंड रेट 10% है, मार्केट रेट 6% है, टर्म ऑफ मैच्योरिटी 3 साल है, रिडम्पशन वैल्यू 100 है और टैक्स रेट भी है साथ 30%। बल्कि 2 मिनट रुक जाए, एक चीज़ और डिस्कस करते हैं। एक कंपनी है, उसकी सेल है कितनी? सपोज 100, कॉस्ट ऑफ सेल है कंपनी की 40, कंपनी का आया जीपी 60, कंपनी के सपोज खर्चे हैं, कितने खर्चे हैं? सपोज कंपनी का 10 खर्चा है, तो आपके पास जो कंपनी का प्रॉफिट आया वो कितना आया? 50। कंपनी इस पे टैक्स पे करती है एट द रेट ऑफ 30%। कितना? 15। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी को बचा कितना? 35। यही कंपनी ने क्या किया कि सेल जो है उसकी है 100 ही, कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो 40 ही है, जीपी जो है वो कंपनी का वो 60 है, एक्सपेंसेस जो हैं वो कंपनी के 10 ही हैं, और अगले साल में कंपनी ने क्या किया? बैंक से कुछ लोन लिया।
कंपनी ने बैंक से लोन लिया कितना 1000 का एट द रेट ऑफ 10%। दिस मीन कंपनी को क्या करना है, इंटरेस्ट देना है। कितना देना है, 100 देना है। नहीं, आपको 100 का लोन लिया एट द रेट ऑफ 10%, कितना इंटरेस्ट देना है, 10 इंटरेस्ट देना है। सो लोन लिया कंपनी ने कितना, 100 का एट द रेट ऑफ 10%। तो अब इंटरेस्ट आ गया कितने से, 10 से, 10 से इंटरेस्ट आ गया। अब प्रॉफिट आपका कितना बना, 40। टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, 12। तो अब कितना है, ये कितना है, 28। टैक्स आपने पहले पे किया है जब लोन नहीं लिया हुआ था 15, अब कितना पे किया, 12। 3 का टैक्स की सेविंग हुई है आपकी। सेल आपकी उतनी है, इनकम आपकी उतनी है जितनी पहले साल थी, दूसरे साल भी उतनी है, लेकिन टैक्स आपने दूसरे साल में कम पे किया। रीजन क्या बनी इसकी, एक आपने लोन का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, उस वजह से टैक्स की अमाउंट क्या हो गई, कम हो गई। दिस मीन एक कंपनी जब लोन लेती है तो इसको टैक्स सेविंग होती है। ये 3 क्या है, टैक्स सेविंग। अगर आप देखो तो आपने क्या किया, 10 का इंटरेस्ट पे किया, उसकी वजह से आपको 3 की सेविंग भी हुई। तो अफेक्टिवली आपने जो इंटरेस्ट पे किया वो कितना पे किया है, 7 मीन 10% नहीं, आपको इंटरेस्ट रेट अफेक्टिवली कितना पड़ा है, 7%। ये क्या है, अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो टैक्स की वजह से आपको सेव हुआ है। अगर कंपनी लोन पे ना जाती तो कितना टैक्स पे करना था, 15। लोन पे जाने की वजह से ये जो 3 सेविंग हुई, किसकी वजह से हुई है, सिर्फ लोन की वजह से ना, इस अमाउंट की वजह से। तो दिस मीन अफेक्टिवली जो आपको इंटरेस्ट रेट पड़ा है वो 10% नहीं, कितना पड़ा है, 7% पड़ा है। जो आपने इंटरेस्ट 10 दिया है लेकिन उसकी वजह से 3 आपको ने सेव किया है, बेनिफिट लिया है, तो इस 10 की वजह से वो 3 बेनिफिट मिला है ना। क्या कहलाए, तो अफेक्टिवली जो आपने इंटरेस्ट पे किया है वो 10 नहीं पे किया, कितना पे किया है, 7 पे किया है। क्या कहलाए, तो रेट भी आपका अफेक्टिवली क्या हो गया, 10% नहीं 7%। ये बात समझ आती, क्या कहलाए। एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस करें। एक कंपनी ने जो है वो बॉन्ड इशू किया जिसकी फेस वैल्यू है 1000, टर्म है 3 इयर्स, ऑन रेट है 10%, मार्केट रेट है 8%। अब हमने अगर मार्केट वैल्यू निकालनी है, क्या करनी है, मार्केट वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए जरा। ईयर्स 1 2 3, क्या कहला, कंपनी ने जो कैश फ्लो मीन इंटरेस्ट जो पे करना है वो कितना पे करना है, 10% के हिसाब से 100। ठीक हो गया। इस वजह से कंपनी को कुछ सेविंग भी होनी है, टैक्स सेविंग होगी। क्या ख्याल है, अगर टैक्स है ये क्या है, कैश फ्लोस, या इसको हम इंटरेस्ट का नाम भी दे सकते हैं। टैक्स सेविंग कितनी होगी, अगर टैक्स रेट है 7, 30%, तो 100 का 30% टैक्स सेविंग होगी, कितना, 30। रिडम्पशन कितने की होनी है, 1000 की, फेस वैल्यू पे रिडीम होना है। क्या कहला है, तो यहाँ पे ज़रा आप अगर नेट कैश फ्लोज निकालो तो कितना बना, 70 और ये कितना बना, 1070। क्या कहला है, मार्केट रेट क्या है 8%, तो पीवी एट द रेट ऑफ 8% अगर हम निकालें तो क्या है, इसमें 3 वैल्यू 70 कॉमन है, तो उस पर हम एंटी फैक्टर अप्लाई कर सकते हैं। 70 इंटू 1 माइनस 1.08 रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.08। क्या ख्याल है, 70 जो तीनों में कॉमन था, और प्लस हम क्या करेंगे, 1000 जो है उसको डिवाइडेड बाय 1.08 रेज टू पावर क्या कर देंगे, 3।
जो निकाला जा सके। क्या ख्याल है बजाय इसके कि आप तीनों सालों की सेपरेट जो है वो डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करो, जो कॉमन है तीनों सालों में वो कितना है 70, तो 70 पे हमने क्या किया एंटी फैक्टर अप्लाई कर दिया। बाकी इधर क्या बचा था तीसरे साल में 1000, उस 1000 का हमने सेपरेट डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे मुझे बताओगे क्या आता है, कितना 974। ये क्या है मार्केट वैल्यू है इस बॉन्ड की, ये क्या है इस बॉन्ड की मार्केट वैल्यू। मीन अगर टैक्स की इम्प्लीकेशन आ जाए तो हम मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसमें टैक्स सेविंग का इम्पैक्ट लेंगे। इसमें टैक्स सेविंग नहीं थी तो हमने टैक्स सेविंग का इम्पैक्ट नहीं लिया था, इसमें टैक्स सेविंग थी तो हमने क्या किया उसका इम्पैक्ट लेते हुए जो है मार्केट वैल्यू निकाली है। ये बात समझ आती है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखें जरा। फेस वैल्यू है बॉन्ड की कितनी 100, कूपन रेट है 10%। क्यों कूपन रेट जो है वर्ड यूज़ होता है सिर्फ बॉन्ड के साथ, डिबेंचर के साथ नहीं, लोन के साथ नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट के साथ नहीं, बॉन्ड के साथ इंटरेस्ट रेट की जगह पे क्या वर्ड यूज़ होता है कूपन रेट। मार्केट रेट है कितना 6%, टर्म ऑफ मैच्योरिटी 3 इयर्स, रिडम्पशन वैल्यू 100 पे ही रिडीम होगा। ये समटाइम रिडम्पशन वैल्यू चेंज भी हो जाती है, यानी रिडीम आप 105 पे करोगे, रिडीम आप 95 पे करोगे, क्या ख्याल है। तो ये रिडम्पशन वैल्यू चेंज भी होती रहती है। समटाइम इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए आप रिडम्पशन वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा रख देते हो ताकि उसके अंदर वो जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी आ जाए। इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए रिडम्पशन वैल्यू आप फेस वैल्यू से ज़्यादा भी रख देते हो। यहाँ पे फेस वैल्यू पे ही रिडीम होना है 100 पे। अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो रिडम्पशन वैल्यू तो हम फेस वैल्यू को ही रिडम्पशन वैल्यू एज्यूम क्या करेंगे। और टैक्स रेट है 30%, कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ डेट निकाल सकते हो। कितने साल हैं 1 2 3 साल हैं। हाँ इंटरेस्ट कितना आपने पे करना है 10%, 100 का कितना 10 10 10। टैक्स सेविंग मिलेगी आपको कितने की 3 की। रिडम्पशन कितनी होगी 100 की। और आपने डिस्काउंट फैक्टर क्या अप्लाई करना है 6%, तो मार्केट वैल्यू निकाल दो। ईयर 0 इधर लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब हम टैक्स ले रहे हैं ना तो उसमें फिर ईयर 0 लेने की ज़रूरत नहीं है, मेनली यहीं पे हमारी मार्केट वैल्यू निकल आएगी क्योंकि हम कंपनी के पांडों से निकाल रहे हैं, ये इन्वेस्टर के पांडों से निकाला था हमने। तो इन्वेस्टर देखेगा कि मैंने ईयर 0 में इतना देना है, तो कंपनी के पांडों से हम देख रहे हैं कि बॉन्ड इशू होने जा रहा है ईयर 1 में 3 साल के लिए, तो कैसे मार्केट वैल्यू निकाली जाएगी। जी क्वेश्चन 17 का मुझे आंसर दे दें। 33 मिस कह रही है। सौ 3 साल, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3, इंटरेस्ट पे करना है आपने कितना 10 10 10, उस पर आपको टैक्स सेविंग भी मिलनी है कितनी 3 की। रिडम्पशन जो है वो होनी है कब ईयर 3 में कितनी फेस वैल्यू 100 पे ही, तो आपके पास क्या आ गया 77107। तो 7 तीनों सालों में कॉमन है, क्या ख्याल है। तो उसके एंटी फैक्टर अप्लाई कर दो, पीवी एट द रेट ऑफ 6%, क्या ख्याल है 6% है रेट। तो 7 × 1 - 1.06 रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाई 0.06 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 1.06 रेज टू पावर 3। मल्टीप्लाई करना है तो रेज टू पावर -3 कर देंगे, कितना आ गया 103। ये क्या है मार्केट वैल्यू। सर 100 से ज़्यादा क्यों निकली, क्योंकि मार्केट रेट कम था, कूपन रेट आपका ज़्यादा था। अगर कूपन रेट कम होता मार्केट रेट से तो फिर 100 से कम निकलनी थी। मीन ये बॉन्ड हम 103 पे भी इशू कर सकते हैं, कंपनी कैलकुलेट कर रही है ये बॉन्ड हम 103 पे भी इशू कर सकते हैं। मीन्स की मार्केट वैल्यू 103 भी रखें तो चल जाएगा, जो नहीं 100 पे ही इशू करें। इंटरेस्ट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या किया है, आउटफ्लोज ही लिया, ये सेविंग ले ली, ये भी हमारा आउटफ्लो ही है। तो आउटफ्लो को हमने पॉजिटिव ले लिया कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने क्या करना है 10 10 10 पे करना है, क्या कहला है। इसको अगर नेगेटिव लेना है तो इसको फिर पॉजिटिव ले लोगे।
ठीक हो, तो कंपनी के पॉइंट से इतना खर्चा है, उसकी बेस पर खर्चा इतने से कम होगा, एंड पे हमने इतना देना भी है अगर इशू करने जा रहे हैं तो। क्वेश्चन 18 का आंसर मुझे आप खुद दे दोगे। पोस्ट टैक्स को अभी इग्नोर करें। जी क्वेश्चन 18, 100 फेस वैल्यू है, कंपाउंड रेट 12% है, मार्केट रेट 8% है, 4 साल लाइफ है, 105 रिडम्पशन वैल्यू है। क्यों? इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए हमने रिडम्पशन वैल्यू कितनी रखी है? 105। कि आपको एंड पे कितना मिलेगा? 105 मिलेगा, इंटरेस्ट लहदा से मिलेगा। 30% टैक्स रेट है, मार्केट वैल्यू निकाल दें प्लीज़। रिडम्पशन नहीं बोलना, 105 की है। 7 112 PV एट द रेट ऑफ 6% निकालनी है। तो क्या करेंगे? 8%, 7 इंटू 1 माइनस 1.08, 4 साल की, डिवाइड बाय मार्केट रेट पे आपने डिस्काउंटिंग करनी है। मार्केट रेट क्या है यहाँ पे? 8% है। अच्छा, इस पर इंटरेस्ट रेट भी 12% है, 12 है। ये कितना है? 12। ये कितना है? 12 पर का 30% कितना? 3.6। ये कितना बनेगा? 8.4 113.4। तो 8.4 जो है वो 4 सालों में कॉमन है, क्या ख्याल है? जिसका एंटी फैक्टर अप्लाई कर दिया, प्लस 105 जो है वो अनकॉमन है, 1.08 रेज टू पावर हाउ मच? 4 साल है, चौथे साल का 105। ये क्या आ गई? मार्केट वैल्यू आ गई। क्या ख्याल है? मीन 105 पे इशू कर सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि मार्केट रेट से ज़्यादा पे इशू कर रहे हैं। मार्केट रेट 8% और 12% पे इशू कर रहे हो। जी यहाँ तक कुछ बातें समझ आई कि हमने मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कैसे निकालनी है। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कैसे निकालनी है? एक बॉन्ड जब इशू होता है तो उसकी मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से डिफरेंट होती है। एक बॉन्ड जब इशू होता है तो उसकी मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से डिफरेंट होती है। बैंक लोन जो है, इसकी जो बुक वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू होती है। क्यों? आपने जब पे करना है तो इतना ही पे करना है। किसने पे करना है? आपने ही पे करना है। इक्विटी की मार्केट वैल्यू डिफरेंट होती है। क्यों? वो इक्विटी शेयर जो है वो क्या होते हैं? ट्रेडेबल होते हैं। तो एक इन्वेस्टर ने ख़रीदा है तो दूसरे को बेचेगा तो हायर अमाउंट पे ही बेचेगा, इसलिए मार्केट वैल्यू उसकी चेंज होती रहती है। बॉन्ड ये भी ट्रेडेबल होते हैं। एक बंदे ने लिया आपसे, वो आगे किसी और को दे देगा, वो आगे किसी और को दे देगा। अब चूंकि ये भी ट्रेड होते रहते हैं तो इसलिए इनकी भी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना होती है, क्योंकि डिफरेंट होती है। बैंक लोन आपने लिया है, पे किसने करना है? क्या आप ट्रेड कर सकते हो? तो इसकी जो बुक वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू होती है। बैंक लोन की मार्केट वैल्यू डिफरेंट नहीं होती। जो बुक वैल्यू है, मीन आपने 10 लाख का लोन लिया है तो इसकी मार्केट वैल्यू भी कितनी है? 10 लाख की। और जब तक 10 लाख ही रहना है जब तक ये पे नहीं हो जाता, क्योंकि ये ट्रेड नहीं हो सकता। हाँ, वो इंस्ट्रूमेंट जो ट्रेड होता है, लाइक इक्विटी शेयर ट्रेड होते हैं, बॉन्ड्स ट्रेड होते हैं, मीन एक दूसरे को ख़रीदे बेचे जा सकते हैं, तो इसलिए इनकी मार्केट वैल्यू डिफरेंट होती रहती है। क्यों? ट्रेडिंग की वजह से इनकी मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है। तो इसलिए इनकी मार्केट वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है वैक निकालते वक्त। इक्विटी की कैसे कैलकुलेट करनी है? ये मेथड्स हैं।
डेट की कैसे कैलकुलेट करनी है ये हमने मेथड देख लिया कि हमें क्या करना है, उसके जो नेट कैश फ्लोज हैं उसकी डिस्काउंटिंग करनी है किस पे, मार्केट रेट पे। बैंक लोन उसकी मार्केट वैल्यू चेंज नहीं होती, जो उसकी बुक वैल्यू होगी लोन की वही मार्केट वैल्यू होती है। क्यों? वो ट्रेड नहीं होता। लोन लिया है बैंक से तो आप नहीं पे करना है, किसी और ने पे नहीं करना। क्यों? बैंक के साथ आपका एग्रीमेंट है। बॉन्ड आपने एक बंदे को इशू किया, उसे पैसों की ज़रूरत थी 3 साल से पहले, तो क्या करेगा, किसी और को बेच के पैसे ले लेगा। उस दूसरे को पैसों की ज़रूरत पड़ेगी 3 साल से पहले, वो क्या करेगा, किसी और को बेच के पैसे ले लेगा। एंड पे बॉन्ड जिसके हाथ में होगा वो कंपनी को आके दे के कंपनी से रिडम्पशन वैल्यू लेगा। शेयर्स भी ट्रेड होते रहते हैं। क्या कहला है, कंपनी से पैसे नहीं लोगे, आपने पैसे लेने किसी इन्वेस्टर को बेच के आप पैसे लोगे, चूंकि वो चीज़ ट्रेड होती रहती है तो इसलिए उसकी मार्केट वैल्यू भी चेंज होती रहती है ट्रेडिंग के साथ साथ। बैंक लोन ट्रेड नहीं होता, जिसने लिया है उसी ने पे करना है, किसी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। तो इसलिए उसकी जो वैल्यू जो भी है, 10 लाख का लोन है तो उसकी मार्केट वैल्यू भी 10 लाख ही रहेगी। कब तक? जब तक उसका टर्म पूरा नहीं हो जाता। KE मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट होगा कैसे, KD मार्केट वैल्यू से पे कैलकुलेट होगा कैसे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हमें ये भी मार्केट वैल्यू पे लेना है, ये कैसे लेना है ये हमने मेथड्स पढ़ लिए। KE भी हमें मार्केट वैल्यू पे लेना है, ये कैसे लेना है ये हमने 2 फार्मूलाज पढ़ लिए जिसमें इक्विटी की मार्केट वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। हमें ये भी मार्केट वैल्यू पे लेना है, लेकिन डेट अगर बैंक लोन है तो मार्केट वैल्यू नहीं निकालनी, अगर बॉन्ड है तो हमने मार्केट वैल्यू निकालनी है। हमें ये भी मार्केट वैल्यू पे लेना है, कैसे ये कैलकुलेट करना हम सीखेंगे। बैंक लोन का जो KD इंटरेस्ट है वो वही रहेगा, उसकी मार्केट वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन बॉन्ड का जो इंटरेस्ट है वो चेंज होता रहता है, रिटर्न उसका चेंज होता रहता है। वो कैसे निकालना है वो सीखेंगे हम। तभी हमने मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना सीखी है, मार्केट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना सीखी है, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट मीन बॉन्ड अगर है उसकी मार्केट वैल्यू कैसे निकालनी है वो सीखी है। KD की मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं वो बाद में देखेंगे। ये बात समझ आती है? हमें ये सारी फिगर्स एट मार्केट वैल्यू लेनी है। क्यों मार्केट वैल्यू लेनी है? ताकि हम वैक अपना जो है लेटेस्ट निकाल सकें। लेटेस्ट वैक होगा तो उसकी बेस पर हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेटेस्ट होंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेटेस्ट होंगे तो हम शेयर होल्डर को, डेट होल्डर को खुश रख पाएंगे। अगर हमारा ये लेटेस्ट नहीं है वैक तो हमारे डिसीजन मेकिंग जो है इन्वेस्टमेंट की वो लेटेस्ट नहीं होगी, तो उसकी बेस पर हम शेयर होल्डर, डेट होल्डर को खुश नहीं रख पाएंगे। तो बीइंग अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें क्या करना है, वैक एट मार्केट वैल्यू निकालना है, लेटेस्ट। तो उसमें ये जो फिगर्स हमने यूज़ करनी है मार्केट वैल्यू वाली यूज़ करनी है, पुरानी वाली नहीं। अब मार्केट वैल्यू कैसे निकालनी है वो हम सीख रहे हैं। इक्विटी की कैसे निकालनी है वो सीख चुके हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी की कैसे निकालनी है सीख चुके हैं, डेट बॉन्ड है तो उसकी मार्केट वैल्यू कैसे निकालनी है वो सीख चुके हैं, KD की कैसे निकालनी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिर जाके एक बड़ा वैक का क्वेश्चन हम कवर करने के काबिल बनेंगे। जी क्वेश्चन 16 आपने कर लिया था, क्वेश्चन 16, 15 कर लिया था, क्वेश्चन 16 देखें ज़रा। क्वेश्चन 16, द समराइज्ड इनकम स्टेटमेंट फॉर बलोची लिमिटेड कंपनी फॉर द लास्ट ईयर इज एज फॉलोस। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 है, टैक्स 40 है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60 है, डिविडेंड ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स आपने 40 पे किया है, रिटेन अर्निंग्स आपकी 20 है। मीन ये रिटेन प्रॉफिट है, रिटेन प्रॉफिट है। कंपनीज शेयर होल्डर्स इक्विटी ऑफ CU 556 million is shown in the balance sheet at the beginning of the year. The company maintains a ratio of retained earning to or dividend of 1/2 using the Gordon's growth model. What is the dividend growth rate? तो जी निकालना है आपको, निकाला है इससे जी। रिटेन प्रॉफिट आपके पास है कितना, 20। ओपनिंग कैपिटल भी आपके पास है, ओपनिंग कैपिटल आपके पास है, ओपनिंग कैपिटल आपके पास है, शेयर होल्डर इक्विटी 556 मिलियन आपके पास है। क्या ख्याल है? तो 20 डिवाइड बाई 556 जी आ गया, क्या मसला है? हाँ रिटेन प्रॉफिट है ना 20, कि आपका 60 का प्रॉफिट है, 40 आपने डिविडेंड पे कर दिया तो बाकी रिटेन कितना है 20, 3.59%। मुश्किल है, सौखा है। हाँ
इजी। क्वेश्चन 17 हो गया, क्वेश्चन 18 हो गया, क्वेश्चन 19 देखिएगा जरा। A company's shares are currently valued at 8.2। एक शेयर की वैल्यू है कितनी? 8.2। करंटली वैल्यूड एट, दिस मीन ये मार्केट वैल्यू होगी। एंड द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू पे एन एनुअल डिविडेंड ऑफ ₹70 पर शेयर फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन द कंपनी। तो के क्या होगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी मीन के क्या होगा? डिविडेंड है कितना? 0.70 पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर ही फिर हमें लेनी है, और पर शेयर ही हमें दी गई है कितनी? 8.20। तो 0.70 डिवाइड बाय 8.20, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी? 8.54%। क्या कहला? 8.54%। हाँ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर्स। क्वेश्चन 15 नहीं किया आपने? क्वेश्चन 15 देखें जरा। क्वेश्चन 15, द प्राइस ऑफ अ कंपनीज शेयर इज करंटली 40 पर शेयर। प्राइस कितनी चल रही है? 40। द लेटेस्ट डिविडेंड इज 3 पर शेयर। इफ द कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 10% पर एनम, व्हाट इज द इम्प्लिसिट कांस्टेंट एनुअल डिविडेंड ग्रोथ रेट? तो जी आपने निकालना है। क्या ख्याल है? जी आपने निकालना है। ये औखा क्वेश्चन है, बहुत औखा क्वेश्चन है। के ई दिया गया है, डिविडेंड दिया गया है, और शेयर की मार्केट वैल्यू दी गई है। तो हमें पता है जी कि मार्केट वैल्यू जो है वो इक्वल होती है D इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। तो अगर मार्केट वैल्यू आपको दे दी जाए कितनी? 40, डिविडेंड आपको दे दिया जाए कितना? कितना डिविडेंड दिया गया है? 3 इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय के ई भी आपको दे दिया गया है कितना? 10% मीन 0.1। तो माइनस जी निकालना है आपको। किसी अच्छे बंदे से आपने QM पढ़ा होगा तो उसने आपको कैलकुलेटर पे ये निकालना सिखाया होगा। क्या करना है? कैलकुलेटर पे इक्वेशन पुट करके जी को x रखना है, x फाइंड करना है। आंसर दे दें मुझे। 8.6%। 8.6%। 8.6%। सब एग्री कर रहे हैं? क्या ख्याल है? यही बात है। $2.32 आ रहा है। 2.32 आ रहा है। 8.6 आ रहा है। 2.32 आ रहा है। 8.6 वाले दोबारा कैलकुलेट करके देखें। 2.33%। दो जी हैं, दोनों जगह पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, क्या ख्याल है? 2.33% आ रहा है। 2.33% आ रहा है। चलो आगे। कंफर्म? QM है ये। मैं MFA नहीं पढ़ा रहा। क्वेश्चन 15 में QM है ये। एक फार्मूला में एक फिगर मिसिंग है, वो फाइंड करनी है आपको जी। क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20, कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर। मीन मार्केट वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करनी है आपको। A company has recently paid a dividend of 3 per share and the dividend is expected to grow by 5% into the foreseeable future. G 5%. D 3. The next annual dividend will be paid in 1 year's time. The shareholder require an annual return of 12%, KE 12%.
तो फार्मूला में पुट करना है आपको, मार्केट वैल्यू निकालनी है। क्या बच्चों वाले क्वेश्चन करवा रहा है ये। और मज़े की बात है ये क्वेश्चन 17 से ऑनवर्ड जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन किए ये हमारी ICAP बुक के क्वेश्चन हैं। और हमने इससे पहले अगर आप देखो 7, 8, 9, 10, 11, 12 इससे औखे क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। क्या ख्याल है जी? क्वेश्चन 20 मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन 21, a company's share price is 8.20. The company has just paid an annual dividend of ₹7 पर शेयर। दोनों पर शेयर हैं। क्या ख्याल है? मार्केट वैल्यू भी और डिविडेंड भी। एंड द डिविडेंड एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 3.5% इनटू द नेक्स्ट फोर्सिबल फ्यूचर। जी भी उसने दे दिया। द नेक्स्ट एनुअल डिविडेंड विल बी पेड इन 1 ईयर्स टाइम। KE निकालना है आपको, करवा के देना चाहिए। KE इज इक्वल टू D इंटू 1 + G डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू प्लस G, तो KE निकल आएगा। हाँ, आगे चलें। क्वेश्चन 22, द प्राइस ऑफ कंपनीज शेयर इज करंटली 80। द लेटेस्ट डिविडेंड इज 12 पर शेयर। दोनों पर शेयर हैं। इफ द कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 15%, व्हाट इज द एनुअल डिविडेंड ग्रोथ रेट? तो G निकालना है आपने। यहाँ पे भी निकाल के दिखाएं जरा कितना G बनता है। %15 मीन 0.15। क्वेश्चन 22 में G दे दें मुझे। जी क्या निकला जी? प्रोसेसिंग हो रहा है। 0% ना दे देना। 0% है तो हो सकता है 0%। क्या मसला क्या है? ठीक है आंसर। सबका 0% आ रहा है या कुछ का अभी तक स्लो है? हाँ, तो कैलकुलेटर भी परेशान हो गया। उसके बाद 0 देख के आप और परेशान हो जाओगे। हाँ कि ये तो क्या हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। तो भाई हो सकता है 0% भी हो सकता है। 0% आंसर 0% है इसका जी। क्वेश्चन 23, the summarized profit and loss account for the company for the last year is as follows: profit before tax 200, tax 80, profit after tax 120, डिविडेंड दिया 80 का, तो रिटेन अर्निंग है 40। रिटेन प्रॉफिट शेयर होल्डर इक्विटी ऑफ ₹1120 million is shown in the balance sheet at the beginning of the year. The companies maintain a ratio of retained earning to dividend is 3:4. Using the Gordon's growth model, what is the dividend growth rate? रिटेन प्रॉफिट आपके पास है कितना? 40। ओपनिंग कैपिटल भी आपके पास है 1120। दोनों फिगर्स मिलियन में ही हैं। ये भी कंफर्म कर लो क्या दोनों फिगर्स मिलियन में ही हैं? यस, दोनों मिलियन में ही हैं। तो डिवाइड कर दो, जी आ गया कितना? 3.56%। क्या बच्चों वाले क्वेश्चन करवाई जा रही है? क्वेश्चन 24 खुद से करके मुझे आंसर दे दें, मैं नहीं करवाऊंगा। फंस गए ना? KE निकालना है आपको। KE इक्वल होता है
24 है ना, D इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू प्लस जी। उसके लिए हमें चाहिए डिविडेंड भी, हमें चाहिए मार्केट वैल्यू भी, हमें चाहिए जी भी। क्या ख्याल है? ऐसे ही है। उसने कहा एन ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी डिस्ट्रीब्यूट 80% ऑफ इट्स अर्निंग ईच ईयर। 80% डिविडेंड कंपनी दे देती है, तो 20% क्या करती है? रिटेन करती है। अर्निंग हमें पता हो तो उससे डिविडेंड भी निकल आएगा और उससे रिटेंशन भी निकल आएगी। एंड री इन्वेस्ट द बैलेंस 20%। द रिटर्न ऑन इट्स प्रोजेक्ट इज अ कांस्टेंट 15% पर एनम। व्हाट इज दिस? ROE। कंपनी जो भी इन्वेस्ट करती है उस पर कमाती है कितना? 15%। ROE 15%। क्या ख्याल है? दिस मीन जी का जो फार्मूला है इंटू बी इंटू आर, उसमें बी उसने दे दिया कितना कि आर दे दिया? आर दे दिया जी 15%। बी 20% है, बी 20% है, तो जी कितने? 3%। अब हमें डिविडेंड चाहिए। इफ द कंपनीज करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन इज रुपीज 1.5 मिलियन, व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन? मार्केट वैल्यू कितनी? 1.5 मिलियन एंड इट्स अर्निंग आर रुपीज 125,000। तो अगर अर्निंग 125,000 है तो उसका डिविडेंड आप कितना पे करते हो? 80%। तो 125 का 80% आ जाएगा कितना? 100,000 इंटू 1 प्लस 3% डिवाइडेड बाई ये मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? 1.5 मिलियन। तो उसको आप अगर ये 100,000 में ले रहे तो वो भी फिर पूरी लोगे ना, 1.5 मिलियन। क्या ख्याल है? ये कैसे निकाला आपने? 125,000 का 80%, तो KE कितना आ गया? 9.86%। क्या ख्याल है? फिगर देखनी है आपने, मिलियन तो ऊपर भी मिलियन, अगर ऊपर पूरी फिगर ले रहे तो फिर नीचे भी पूरी फिगर लेना पड़ेगी। हाँ, अगर नीचे आपने 1.5 मिलियन लिया है, 1.5 लिखा है, तो ऊपर फिर 0.1 आपको लेना पड़ेगा एज ए डिविडेंड। क्या ख्याल है? %9.86 सब एग्री कर रहे हैं? पक्की बात है। क्वेश्चन नंबर 25। सर बस कर दें, क्या हो गया? मतलब आज इतने क्वेश्चन करने हैं, कोई बात नहीं, कर लेते, क्या हो गया? अ कंपनी हैज जस्ट डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 39.25 पर शेयर। लेटेस्ट डिविडेंड है ये। प्रीवियस डिविडेंड्स हैव बीन एज फॉलोज 4 years ago, 3 years ago, 2 years ago, 1 years ago। क्या ख्याल है? द करंट मार्केट वैल्यू पर शेयर इज 831। व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी? कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE निकालना है आपको। क्या हो गया? KE इज इक्वल टू व्हाट? D इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू प्लस जी। D उसने लेटेस्ट बताया कितना आपने पर शेयर दिया? 39.25 इंटू 1 प्लस जी हमें निकालना पड़ेगा। कैसे? उसने हमें डाटा दे दिया जी का कि 30 से डिविडेंड हो गया 39.25, 30 से 1 प्लस ग्रोथ के साथ हो गया 39.25। कितनी ग्रोथ से? 1, 2, 3 और चौथी जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई थी करंट, 4 ग्रोथ से। व्हाट इज जी? 6.9%। 6.9% डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू दी गई है कितनी? 831 प्लस 6.9%। व्हाट इज KE? 11.95%। क्या ख्याल है? तो बात समझ आई हो यहाँ तक? हाँ, यहाँ तक बात समझ आई हो?
चलें आगे, क्वेश्चन 26। चलो देख लो क्वेश्चन 26 भी क्या याद करोगे। क्वेश्चन 26, द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू एन ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी। मीन डेट शेट की बातें नहीं, अगर हों भी तो इग्नोर करनी है। डिविडेंड जस्ट पेड 80 पर शेयर, retained earning and invested 40%. What is this? B. Return on investment 15%. What is this? R. G निकालने के लिए। Cost of equity KE 20%. Market rate of debt ignorable। क्यों हम डेट की बातें ही नहीं कर रहे, हम मुसलमान हैं। And share capital of rupees 15 each. What is the market value of the company? आपके पास डिविडेंड पर शेयर है, ये बात माइंड में रखनी है। तो डिविडेंड अगर पर शेयर ले रहे हो तो आपके पास जो मार्केट वैल्यू आएगी ना, पहले वो पर शेयर आएगी, उसको आपने नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी आएगी। क्या ख्याल है? नहीं समझ आई सर, क्या बात कर रहे हैं आप? क्वेश्चन 26, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू D इंटू 1 प्लस G डिवाइडेड बाई KE माइनस G में उसने कहा जी कि B R आपके पास हैं। सर R आपके पास है कितना? 15%। B कितना है? 40%। 40%, 15% कितना? 6%। सो D आपका जो अभी आपने डिविडेंड पे किया वो कितना है? 80 पर शेयर। 80 इंटू 1 प्लस 6% डिवाइड बाई KE कितना है? 20% माइनस 6%। यहाँ से आपके पास आई मार्केट वैल्यू पर शेयर 605। अब मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी आपने निकालनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर से। नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए क्या है आपके पास? 15 मिलियन डिवाइड बाई 15, 1 मिलियन। सो 60571 कितनी जीरो? ये क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी। क्या कह रहा है? बस कर दें आज? हाँ बस कर देते हैं आज, बाकी कल देखेंगे। कल सुना आप लोग टेस्ट भी दे रहे हो चैप्टर 12 का, तो सिर्फ 26 क्वेश्चन है। क्या हो गया? सिर्फ 26 क्वेश्चन है छोटे छोटे।